दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल लीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिशन से संबंधित दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। मेथड ऑफ फर्टिलिटी इवैल्यूएशन। तो मेथड ऑफ फर्टिलिटी इवैल्यूएशन, हमें फर्टिलिटी जो उर्वरता है उसके मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब भी हम कभी खेत में जाते हैं तो सीधी सी बात, मृदा टेस्ट नहीं कराते हैं, भूमि का जो परीक्षण नहीं करते हैं। तो जब परीक्षण नहीं करेंगे तो अंधाधुंध मात्रा में फर्टिलाइजर डालेंगे, उससे क्या होगा, इम्बैलेंस फर्टिलिटी होगी, अंदर जो न्यूट्रिएंट का होगा इम्बैलेंस हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, इन न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होने के साथ साथ क्या होगा, हो सकता है टॉक्सिटी भी हो जाए, हो सकता है किसी तत्व की कमी रह जाए। इसलिए हमें अच्छे उत्पादन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मृदा उर्वरता का मूल्यांकन करना होता है, जिससे जिस तत्व की कमी हो उसी तत्व को हम डायरेक्ट रूप से दें, अननेसेसरी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करने से बचें, जिससे हमारा जो मृदा स्वास्थ्य है वो हमारा अच्छा हो। तो यहाँ पर पहुंचते हैं, इसका जो मेथड ऑफ फर्टिलिटी इवोल्यूशन होता है, तो पहला क्या है, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑन प्लांट। हमें क्या देखना है कि हमारे कोई भी पौधा है, उस पौधे को हमें क्या करना है, उसकी कमी के लक्षणों को पहचानना है। कमी के लक्षण कहाँ हैं, पौधे की निचली पत्तियों पर है, पौधे की ऊपरी पत्तियों पर है, पौधे की मिडिल पत्तियों पर है, या उसमें लक्षण किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, धब्बे दिखाई दे रहे हैं, पत्तियों के मध्य में धब्बे दिखाई दे रहे हैं, या जैसे कोई भी पत्ती है, इसकी जो सिराएं हैं, ये सिराएं हैं, इन सिराओं पर दिखाई दे रहे हैं। तो उनके डिफिशियंसी सिम्टम्स के आधार पर हम पता कर सकते हैं और फिर हमें क्या करना है, न्यूट्रिएंट अप्लाई करना है। समझ गए कि नहीं? दूसरा क्या है, प्लांट एनालिसिस। हम पूरे कंप्लीट पौधे को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कोई पौधा है, ये पौधा है, ठीक है, तो इस पौधे में जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे होंगे। इस पौधे को हम क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, और इस पौधे का एनालिसिस करने के बाद में, उसका विश्लेषण करने के बाद में जो भी पोषक तत्व की कमी है, सीधा सीधा या पोषक तत्वों की कमी दिखाई दे रही है, हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल टेस्ट। दोस्तों, बायोलॉजिकल टेस्ट में पहला क्या है, फील्ड टेस्ट। जैसे कि हम मानते हैं कि कोई भी जो भी ट्रायल होता है या मृदा उर्वरता परीक्षण होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से फील्ड ले लेते हैं और इस फील्ड को हम डिवाइड कर लेते हैं रेप्लिकेशंस में, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हम फील्ड को डिवाइड कर लेते हैं। और ये डिवाइडेशन में हम फिर इसको रेंडमली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको रेंडमली हमने डिवाइड कर लिया और अलग अलग पोषक तत्वों को हमने, जैसे जो भी ट्रीटमेंट हमने दिए, तो जो भी अच्छा इसमें दिखाई दे रहा है, जिसका रिजल्ट अच्छा दिखाई दे रहा है, हम उसको यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, इंडिकेटर प्लांट। ये जो इंडिकेटर प्लांट, जिसे हम सूचक पौधे कहते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो एक इंडिकेशन देते हैं, सूचना देते हैं, या एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, वो बताता है इस पौधे में इस तत्व की कमी है या मृदा में इस तत्व की कमी है। उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। इसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट। ये माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के तत्व की कमी को दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, सॉइल टेस्टिंग। ये हम डायरेक्ट रूप से मृदा सॉइल सैंपल लेकर और सीधा हम सॉइल टेस्टिंग करा लेते हैं, जिसमें हमें विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करके हम क्या कर सकते हैं, पोषक तत्वों की जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद एक नया मॉडर्न अप्रोच आया है सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के लिए, रिकमेंडेशन के लिए। पहला क्या है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं, STCR बोलते हैं, और क्या, टारगेट यील्ड अप्रोच कहते हैं। तो ये क्या है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। मृदा के परीक्षण के आधार पर हम जो चीजें दे रहे हैं उसे हम सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स या टारगेट यील्ड अप्रोच कहते हैं, जो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। जैसे किसी फसल की जो टारगेट यील्ड है, उस यील्ड के अनुसार, जैसे पर 1 kg उत्पादन के लिए हमें इतना फर्टिलाइजर देना पड़ रहा है और इस फसल की उपज जो है इतनी है, तो उसको मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, वहां पर टारगेट यील्ड के अनुसार हम उसमें न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन देते हैं। उसको क्या कहते हैं, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। दूसरा क्या होता है, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन का इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसे हम शॉर्ट में डिस सिस्टम कहते हैं। तो डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन, सीधी सी बात है, जो हम डायग्नोस करते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, उनके आधार पर जो हमें आवश्यकताएं होती हैं, जो न्यूट्रिएंट आवश्यकता होती है, उसको देना क्या कहलाता है, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन होता है। इनको देख लीजिएगा, डिटेल में आप वहां से पढ़ लीजिए, दे रखा है हमने। इसके बाद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या है, सीधा सीधा, कि जो भी हमारा न्यूट्रिएंट सोर्सेस हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, उन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेस को इस प्रकार समझदारी पूर्वक उपयोग करना, जिससे हमारी मृदा की जो उत्पादकता है वो बढ़े और मृदा की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहे। साथ ही साथ जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी हमारा मेंटेन रहे, मृदा हेल्थ हमारा अच्छा रहे,
और क्या है, साथ ही साथ हमारी मृदा के ऊपर कोई भी हानिकारक प्रभाव ना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। द जुडिशियसली यूज ऑफ 2 or more component or more content to supply adequate amount of nutrient to fulfill the requirement of nutrition। तो उसको पूरा करना ही क्या कहलाता है, हमारा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर हम इतनी समझदारी पूर्वक पोषक तत्व दें कि पौधे की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, उचित मात्रा उचित अनुपात में दें तो पौधे की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला क्या है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जो रासायनिक उर्वरकों के ऊपर हमारी निर्भरता है उसको कम करना, साथ ही साथ मेंटेन प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना। भाई अगर हम प्रोडक्टिविटी मेंटेन नहीं करेंगे, एक साल हमने कर लिया फिर हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई, तो ऐसा नहीं करना है। कंजर्व लोकल रिसोर्स, जो हमारे स्थानीय संसाधन है उनको संरक्षित करके रखना। इसके बाद क्या कहता है, द गैप, रिड्यूस गैप बिटवीन न्यूट्रिएंट अप्लाई एंड हार्वेस्ट। जो न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं, मैंने मान लिया हमने 120 किलोग्राम न्यूट्रिएंट अप्लाई किया और जब हमने उपज लिए उसमें जो बायोमास उसका एनालिसिस किया तो वो हमारा बहुत कम हुआ, तो इसके बीच में जो ह्रास हुआ, जो गैप है वो हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो कहाँ गया, उसको कम करना। वो कब हो जाएगा, जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएंगे। इसके बाद इंप्रूव फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, हमारी सॉइल की जो फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है उनका सुधार करना। इसके बाद कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट्स में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आते हैं, जैसे आपका यूरिया, डीएपी, एसएसपी, क्या है, बहुत सारे हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमारे मार्केट में उपलब्ध है। दूसरा क्या है, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मटेरियल, जो भी हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं या बायोम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, फसल अवशेष और आपका इसमें ग्रीन मेन्योर आ जाता है, ये सारे क्या होते हैं आपका इसी में आता है। इसके बाद का यूज ऑफ बायोलॉजिकल सोर्सेस या बायो फर्टिलाइजर, जो भी हमारे बायोलॉजिकल सोर्सेस बायो फर्टिलाइजर है उनका उपयोग करना। साथ ही साथ क्या है, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल, जो भी हमारी समस्याग्रस्त मृदा है, सीधी सी बात, जो समस्याग्रस्त मृदा है भाई वो बहुत ही कम उर्वरता शक्ति वाली होती है। एसिडिक सॉइल है, बेसिडिक सॉइल